जीवन घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वि प्लस आ प्लस करण का अर्थ विशेष रूप से आख्यान करना होता है। व्याकरण को किसी भाषा के लिखित और बोलचाल के रूपों का यथार्थ समझाने वाला शास्त्र कहते हैं। इसमें शब्दों के शुद्ध रूप का प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है। अब संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो व्यक्तिवाचक भेद। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी आदि जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम गांधी जी कहने से एक व्यक्ति का, गंगा कहने से एक नदी का और काशी कहने से एक शहर का बोध होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मूल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है संज्ञा। रहीम द्वारा लिखित उपयुक्त पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। उपयुक्त पंक्ति में बड़ाई, बोले बोल बड़े शब्द की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण हुए और बड़े शब्द का संज्ञा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है, तो इसका आंसर हो जाएगा समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। द्वार द्वार संज्ञा शब्द की द्विरुक्ति है। द्विरुक्ति का अर्थ है दोहराना, एक उक्ति को दो बार उच्चारित करना। इसकी रचना सार्थक शब्दों की आवर्ती से होती है। प्रस्तुत वाक्य में द्वार द्वार द्विरुक्ति का प्रयोग समग्रता प्रकट करने के अर्थ में हुआ है। द्विरुक्ति विभिन्न अर्थों का द्योतक है जो इस प्रकार है। फर्स्ट है पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में भाई भाई का प्रेम। सेकंड है अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में दाने दाने का मोहताज, काले काले बाल। थर्ड है भेद बताने के अर्थ में रंग रंग के फूल, नए नए खेल। फोर्थ है एक जाति होने के अर्थ में छोटे छोटे लड़के। 5 है अभाव के अर्थ में छोटी छोटी वस्तु, फीका फीका रंग। अब निश्चय के अर्थ में आएगा और जाएगा। नेक्स्ट है संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो विश्लिष्ट कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित है। हिंदी में दो तरह की विभक्तियां हैं, विश्लिष्ट फर्स्ट और सेकंड है संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं अर्थात अलग रहती हैं। जैसे राम ने सर्वनाम के साथ विभक्तियां संश्लिष्ट या मिली होती हैं, जैसे उसका, तुमको। उदाहरण है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं।
कुछ व्यक्तियों में कुछ विचित्र गुण होते हैं या वे दुर्लभ गुणों के कारण उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन व्यक्तियों का नाम लेते ही उनका वह गुण दिमाग के सामने आ जाता है। ऐसी स्थिति में इनका जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे भीष्म पितामह शब्द सुनते ही दृढ़ और प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति का चित्र सामने आता है। कुछ उदाहरण द्वारा इसे समझा जा सकता है, जैसे हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। सेकंड है विभीषणों से बचो, और थर्ड है कलयुग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। फोर्थ है वह तो एकलव्य है और गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। जयचंद विश्वासघात, विभीषण देशद्रोही, एकलव्य गुरु भक्ति के प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा जो है वो चिंता है। जिस शब्द में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, क्रोध, चिंता, ममत्व, मनुष्यता, लड़कपन इत्यादि जो है यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, तो राष्ट्र की जो है भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता होगा। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से और क्रिया से तथा अवयव से। राष्ट्र एक जातिवाचक संज्ञा है। इसका भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण राष्ट्रीयता है। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है, तो सुंदर की जो है वो सुंदरता और सौंदर्य दोनों ही जो है वो सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। सुंदर की भाववाचक संज्ञा सुंदरता और सौंदर्य दोनों होता है। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है, तो निषेधवाचक वाक्य है। जिस वाक्य से किसी बात या कार्य के न होने का बोध हो उसे निषेधात्मक वाक्य होता है। प्रस्तुत वाक्य में निषेधवाचक वाक्य है। अब सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो सर्वनाम के लिए। सर्वनाम को संज्ञा का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के द्वारा। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष हो या स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है। मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता और अन्य पुरुष में अन्य लोग आते हैं। इसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा। मध्यम पुरुष में तुम, तू, आप, तुझे, तुझको, तुम्हारा। अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, उसको। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि।
जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रस्तुत वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह काम मैं आप कर लूंगा। पंक्तियों में आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग निम्न अर्थों में होता है। निजवाचक आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए होता है। सेकंड पॉइंट है निजवाचक में आप का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है। थर्ड पॉइंट है सर्वसाधारण के अर्थ में भी आप का प्रयोग होता है और अवधारण के अर्थ में कभी कभी आपके साथ ही जोड़ा जाता है। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है तो वह हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप वह है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो 10 गुना नहीं है। 10 गुना विशेषण है। यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है तो मैं अपने घर में रहूंगा। इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में प्राय पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं तो वाक्य में उड़ रही क्रिया है तो अकर्मक क्रिया। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं तो वाक्य में उड़ रही अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर कर्ता जो है वो चिड़िया द्वारा स्वयं क्रिया उड़ना संपन्न कराया जा रहा है, अतः यह अकर्मक क्रिया हुई है। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है तो उठना। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप उठना है। दौड़ना, सोना, रोना, लजाना इत्यादि अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है तो रोना। निम्नलिखित वाक्य में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो लड़की सिल रही है वह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है पढ़ना। पढ़ना सकर्मक क्रिया का उदाहरण है जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता करता है परंतु फल दूसरे पर पड़ता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।